Akanksha, and today's topic of your biology class is contribution of various scientists in the field of biology. हम लोगों ने महर्षि चरक, शुश्रुत, जगदीश चंद्र बोस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे रिमेनिंग 4 साइंटिस्ट के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने बायोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया. So we will study about Dr. बीरबल साहनी, a famous paleobotanist. Paleobotanist मतलब वो जो फॉसिल्स की, प्लांट फॉसिल्स की स्टडी करते हैं. बहुत सारे बॉटनिस्ट हैं जो कि अपनी इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंटेड, जो अभी एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स, उनकी स्टडी करते हैं, तो उन्हें बॉटनिस्ट कहते हैं. लेकिन ऐसे साइंटिस्ट जो किसी ऐसे प्लांट की स्टडी करते हैं जो कि खत्म हो चुका है, अभी उसकी स्पीशीज एट द स्पॉट प्रेजेंट नहीं है इस टाइम पे, उसे पैलियोबॉटनिस्ट कहा जाता है. अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, इनमें खास समझाने लायक कुछ नहीं है. इसमें डेटा है और इन लोगों की बायोग्राफी है कि इन लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में किए थे और कहाँ कहाँ इन्होंने स्टडीज की. सो डॉक्टर बीरबल साहनी का जन्म 11 नवंबर 1891 को शाहपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है, और इनके विलेज का नाम था बेड़ा. अब इन्होंने अपनी स्कूलिंग मॉडल स्कूल लाहौर से की. गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर शिवराम कश्यप, who is also known as the father of Indian biology, इन्होंने इनके अंडर में बॉटनी की स्टडी की थी. और 1919 में इन्हें लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मिली थी. That's why he is known as डॉक्टर बीरबल साहनी. इन्होंने डॉक्टर की डिग्री कहाँ से ली थी? लंदन यूनिवर्सिटी से. और प्रोफेसर शिवराम कश्यप के अंडर इन्होंने सीखा था कि बॉटनी में वर्क किस तरीके से किया जाता है. फिर कियार वॉन गैल के अंडर में इन्होंने रिसर्च की थी और इस रिसर्च में वो लोग इस रिसर्च के लिए वो गए थे म्यूनिक, जर्मनी में इन्होंने कियार वॉन गैल नाम के बॉटनिस्ट के अंदर रिसर्च की, इसके साथ मिलके काम किया. और फिर जो है इनकी रिसर्च जो है वो एक बुक में पब्लिश हुई जिसका नाम था न्यू फाइटोलॉजी. इसके अंदर प्लांट फाइटोलॉजी के अंदर इन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया. फिर उसी साल जो है इनकी न्यू रिसर्च ऑन फर्न नेफ्रोलिस वॉल्यूलिस, मतलब फर्न किसे कहा जाता है? फर्न वो चीज एक ऐसा प्लांट जिसका डेवलपमेंट जो है वो स्पोर्स से होता है. जब आप बॉटनिकल चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे तो इसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. तो फर्न के ऊपर जो उन्होंने रिसर्च किया था उस फर्न का नाम था नेफ्रोलेपिस वॉल्यूलिस. इसके अंदर उन्होंने रिसर्च की और फिर ये रिसर्च जो है उसी साल इस बुक में पब्लिश हुई थी. जब वो इंडिया वापस आए तब भी उन्होंने अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखी. यहाँ से बॉटनी के ऊपर रिसर्च करने के बाद जब वो इंडिया आए तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना लाइव प्लांट से फॉसिल्स के ऊपर उनका इंटरेस्ट बनाया जाए. मतलब लाइव प्लांट्स के ऊपर पहले वो रिसर्च करते थे, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट होके चला गया फॉसिल्स में, क्योंकि उनके फादर जो है रुचिराम साहनी वो हिली एरिया में रहते थे. और उनके फादर जब हिली एरिया में रहते थे वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की फॉसिल्स के बारे में बताया करते थे, जिससे शुरू से ही उनका इंटरेस्ट जो है वो फॉसिल में बना हुआ था. फिर उन्होंने ये पाया कि आसाम के अंदर बहुत सारे ब्रायोफाइट्स फॉसिल पाए जा सकते हैं. अब ब्रायोफाइट किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट यानी ऐसे प्लांट्स जो कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं. थैलस लाइक स्ट्रक्चर यानी एक ऐसा प्लांट जिसमें रूट, स्टेम और लीफ तीनों अपनी ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं. These plants have false root, false stem and false leaves. तीनों की तीनों जो है वो वर्क तो उन्हीं की तरह करती है, लेकिन वो एक्चुअल में वो चीज नहीं होती है. तो उन्होंने पाया कि आसाम के अंदर बहुत ही तरीके के ब्रायोफाइट्स फॉसिल्स पाए जा सकते हैं. फिर उन्होंने अपनी रिसर्च का जो है वो एरिया बनाया और राजमहल हिल्स ऑफ बिहार के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स खोजे. उन्होंने ये देखा कि कोल माइंस के अंदर से भी मैं फॉसिल्स देख सकता हूँ, क्योंकि फॉसिल्स मतलब उसका रिमेनिंग पार्ट से उस प्लांट की स्ट्रक्चर करना कि वो प्लांट उस टाइम किस तरीके का रहा होगा. फिर उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदारो, सिंधु वैली सिविलाइजेशंस, इनकी जगह पर जा कर भी अपनी रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे ऐसे ट्रीज पाए जा रहे हैं जो कि उस एरिया में नहीं उग सकते. मतलब पाइन ट्रीज वहां पर पाए जा रहे थे, इसके अवशेष वहां पर पाए जा रहे थे.
और ये ट्रीज जो है उस एनवायरमेंट में नहीं उगते। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर ये जो हड़प्पा, मोहनजोदारो और सिंधु वैली सिविलाइजेशन है, इनके लोग जो है वो बाहर के लोगों से ट्रेड करते थे। इस पेड़ का व्यापार हुआ करता था, इसीलिए इसके फॉसिल्स जो है इस जगह पर पाए गए हैं। फिर इनमें इनका इंटरेस्ट बनने के बाद बीरबल साहनी ने खुद का एक इंस्टीट्यूट खोला विच इज नोन एज बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इन लखनऊ। लखनऊ के अंदर इन्होंने खुद का इंस्टीट्यूट खोला जिसके अंदर इन्होंने पैलियोबॉटनी की तरह तरीके की रिसर्च रखी। ये इंस्टीट्यूट जो था उसमें इनले वर्क हुआ था। इनले वर्क मतलब वॉल्स के अंदर ही इन्होंने फॉसिल्स वगैरह इम्प्रिंट करवाए थे, रखवाए थे, और इसमें बहुत तरीके के फॉसिल्स जो इन्होंने फाइंड आउट किए थे या फिर जगह से किसी और जगह से मंगवाए थे, वो सारे फॉसिल्स जो है इन्होंने वॉल पे इनले करवाए थे। और फिर इसके बाद इन्होंने बहुत सारे रिसर्च वगैरह भी की। ही इज आल्सो अ पैलियोबॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड एन आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट इसलिए बिकॉज वो एंशिएंट टाइम की चीजें भी फाइंड आउट करते थे। इस तरीके से इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को बिल्डअप किया। फिर इनकी अचीवमेंट्स और इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया इसका हेड बनाया गया। और फिर उसके बाद में इनको पैलियोबॉटनी सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया 1932 के अंदर। और फिर इन्हें ऑनररी मेंबर बनाया गया अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का इन 1948। फिर इन्हें इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस स्टॉकहोम का भी प्रेसिडेंट बनाया गया, मेंबर बनाया गया। अमेरिकन एकेडमी का इन्हें मेंबर बनाया गया था और इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस का इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था इन 1950। तो ये थी बीरबल साहनी की बायोग्राफी कि किस तरीके से उनका बर्थ से लेकर लास्ट तक उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो बॉटनी को दी और फॉसिल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की रिसर्च की और अब किस तरीके से हमारे इंडिया को ऑनर इंटरनेशनल लेवल पर वो लेकर गए। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट प्रोफेसर करमचंद मेहता कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी। प्रोफेसर करमचंद मेहता का बर्थ 20 जून 1892 को अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इन्हें आर्नोल्ड मेडल से नवाजा गया था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। स्टूडेंट और ये प्रोफेसर शिवराम कश्यप के अंडर इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके अंदर इनको बॉटनी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया और फिर इसके अंदर उन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट करने के बाद आगरा कॉलेज में ये लोग लेक्चरर रहे। ये आगरा कॉलेज में लेक्चरर अपनी लाइफ टाइम तक रहे थे, लास्ट ब्रेथ तक भी ये उसके आगरा कॉलेज में इन्होंने वर्क किया। फिर इन्होंने 1920 से लेकर 1922 के बीच में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, जिनमें प्रोफेसर आर टी ब्रुक्स के अंदर इन्होंने सीरियल्स में होने वाले रस्ट डिजीज यानी आपके पेड़ पौधों पे खाद्य पदार्थों में होने वाले रस्ट डिजीज जैसे कि वीट में कीड़ा लग जाना और इस तरीके की जो चीजें होती है उसके ऊपर इन्होंने प्रोफेसर आर टी ब्रुक्स के अंडर पीएचडी की। और रिसर्च के दौरान इनका इंटरेस्ट जो है इस तरीके से बना कि किस तरीके से मैं भारत को इस बीमारियों से छुटकारा दिला सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में भी वीट और बार्ले यानी कि गेहूं और बाजरा इन सब के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रस्ट डिजीज होने लगी थी, जिससे कि हमारे भारत में अनाज का उत्पादन जो है वो काफ़ी कम हो रहा था। फिर जब ये इंडिया आए, यहाँ से पीएचडी करके जब ये इंडिया आए लंदन से, तब इन्होंने शिमला, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर और नालकुंदा में अपनी लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश की। इन्होंने इस जगह ये रिसर्च स्टार्ट की कि किस तरीके से ये रस्ट डिजीज हो रही है, इसे फैला कौन रहा है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। रिसर्च के दौरान इन्हें पता लगा कि बहुत सारी ऐसी ग्रासेस हैं जैसे कि ब्रैकिपोडियम स्लिवेटियम एंड ड्रोमस पैटुलस, ये जो है उन दो ग्रासेस का एग्जाम्पल है जिसके ऊपर जो है पक्सीनिया ग्रामिसिस ट्रिटिकी नाम का वायरस जो है पाया जाता है, मतलब रस्ट जो है रस्ट डिजीज करने वाला पाया जाता है। तो ये क्या करता है, इन दोनों टाइप की ग्रासेस के ऊपर हमेशा रहता है। अब ये ग्रासेस जो है वो हिमालयन रीजन में पाई जाती है। इन ग्रासेस के ऊपर जब ये रहता है तब वो क्या करता है कि एज अ होस्ट ये लोग एक्ट करती हैं, मतलब ये जो है
इनके ऊपर ये दोनों ग्रासेस जो है एज ए होस्ट एक्ट करती है, जिसके ऊपर एक पक्सीनिया नाम का वायरस रहता है। और ये पक्सीनिया नाम का वायरस नॉर्थर्न रीजन से बाद में जब उनका कल्टीवेशन रीजन आता है वीट और बार्ले का, तो ये अपने यूरेडोस्पोर्स जो है, जिसके बारे में आप बॉटनी के चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। तो यूरेडोस्पोर्स जो है वो स्प्रिंकल करता है, जो कि बाद में हवा तक वीट और बार्ले की फसल तक पहुंचते हैं, और उस फसल में पहुंचने के बाद जो है ये उस वीट की फसल को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं या फिर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारे इंडिया में उत्पादन जो है वीट और बार्ले का काफी इफेक्ट हो रहा था। तो फिर इस रिसर्च के बाद उन्होंने ये देखा कि हिमालयन के अंदर अगर हम वीट और बार्ले की फसल को रोक दिया जाए, अगर हम कुछ सालों तक यहाँ पे वीट की फसल का कल्टीवेशन ना करें, तो क्या हो सकता है कि इस यूरेडोस्पोर्स का ग्रोथ जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि एक सीजन में ही ग्रोथ करते हैं। अगर हम लोग वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं करेंगे वीट का, तो क्या होगा, धीरे धीरे यूरेडोस्पोर्स खत्म हो जाएंगे और हमारा वो जो रीजन है, वो जो एरिया है, वो इस रस्ट डिजीज से बच जाएगा। फिर इन्होंने 1940 के अंदर अपना वर्क पब्लिश करवाया था। फिर उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा 1943 के अंदर इनको डीएससी की डिग्री मिली थी, डॉक्टरेट ऑफ साइंस। फिर इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उसे फाउंड किया था। ही इज द फाउंडर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन इंडिया। फिर ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर रहे। फिर उसके बाद साइंस और आगरा यूनिवर्सिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर ये थे। और 8 अप्रैल 1950 को माइक्रोस्कोप पकड़ते हुए ही लेबोरेटरी के अंदर ही इनको 58 उम्र की अंदर इनका हार्ट अटैक हो गया था, मतलब इनकी डेथ हो गई थी। तो ये था प्रोफेसर करमचंद मेहता का बायोडाटा, मतलब किस तरीके से बायोग्राफी, किस तरीके से उनके डेथ से लेकर, उनके बर्थ से लेकर उनके डेथ तक भी वो अपने वर्क के ऊपर इतने डेडिकेशन थे कि उन्होंने इंडिया को डिजीज फ्री, रस्ट फ्री करने के लिए, इंडिया की क्रॉप्स को रस्ट फ्री करने के लिए लाइफ टाइम स्टडी की और लाइफ टाइम उन्होंने ये चीज़ पे फोकस किया कि किस तरीके से इंडिया को जो है इन रस्ट डिजीज से बचाया जाए। इन्हें मेडल भी मिला था, ये लेक्चरर थे और फिर इन्होंने इस पर रिसर्च की और इसके बाद इन्होंने ये पता लगाया कि ये डिजीज किससे फैल रही है और उसका ये आइडिया दिया कि कल्टीवेशन वहाँ रोक के हम उसे बचा सकते हैं। और फिर उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोला और इस तरीके के अचीवमेंट्स उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ये किए। After that we will study about Panchanan Maheshwari, a famous botanist of राजस्थान। ये राजस्थान के एक बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट थे जिनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने अपनी कॉलेज एवनली क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से पूरी की थी और इसके बाद जो है ये प्रोफेसर विनफील्ड स्कॉट डर्जेन के अंडर में आए, इसके कांटेक्ट में आए और उन्हीं के साथ रहकर उन्होंने बॉटनी पे रिसर्च की और डॉक्टरेट हासिल की। फिर उसके बाद उन्होंने मॉर्फोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की थी। बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था इस टॉपिक पे। मॉर्फोलॉजी यानी प्लांट का आउटर स्ट्रक्चर और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आता है कि किस तरीके से एक सीड जो है वो प्लांट में डेवलप होता है। तो मॉर्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर इन्होंने अपनी रिसर्च की थी। फ्लावरिंग प्लांट को जो है वो एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। ऐसे प्लांट्स जिसके ऊपर फ्लावर आते हैं उसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। फिर 1931 पे जब उन्होंने एज ए प्रोफेसर आगरा कॉलेज को ज्वाइन किया तो इससे ज्वाइन करते ही इन्होंने स्कूल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी खोली। मतलब जैसे ही वहाँ के प्रिंसिपल बने इन्होंने खुद की एक स्कूल खोली जिसमें एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करवाई जाती थी, किस तरीके से एक सीड का जो एम्ब्रियो है वो एक प्लांट में डेवलप होता है। 1939 के अंदर उन्होंने कॉलेज ऑफ बायोलॉजी खोली, किसके अंदर, ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर। उन्होंने अपनी एक कॉलेज खोली जिस कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर में आती थी, ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर में, और उस कॉलेज का नाम था कॉलेज ऑफ बायोलॉजी। फिर इन्हें फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी भी माना जाने लगा। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी क्योंकि इन्होंने इंडिया के अंदर एम्ब्रियोलॉजी की स्टार्टअप किया था। फिर उन्होंने रिसर्च के दौरान ये फाइंड आउट किया, उनका सबसे बड़ा
अचीवमेंट मान सकते हैं हम ये था कि उन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करवाया, मतलब फ्लावरिंग प्लांट का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया, जिससे क्या हुआ कि उस सीड की जो डोरमेंसी रेट थी, जो डोरमेंसी का टाइम था, डोरमेंसी यानी होता है किसी भी एक सीड का रेस्टिंग पीरियड, मतलब वो सीड उस टाइम तक जर्मिनेट नहीं हो सकता। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के उन्होंने उस सीड का जर्मिनेशन टाइम जो है वो बहुत ही जल्दी करवा दिया और डोरमेंसी टाइम जो है उसे रिड्यूस कर दिया। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना गया हमारे इंडिया के लिए। और फिर उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। फिर उन्होंने अपनी बुक के अंदर तरह तरीके की टेक्निक्स लिखी थी कि और ना प्रिंसिपल्स लिखे थे कि कैसे एक एंजियोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो डेवलप करता है। और ये बुक जो है वो मैकगॉन-हिल बुक कंपनी न्यूयॉर्क के द्वारा 1950 में पब्लिश की गई थी और इसके तरह तरीके के ट्रांसलेशन आए थे बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जो कि इसे वर्ल्ड वाइड फेमस करने में सहायक रही। फिर उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी भी खोली। फिर उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी जाती है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है प्लांट की बाहरी स्ट्रक्चर की स्टडी करना, क्योंकि देखो इनका इंटरेस्ट था एम्ब्रियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी की तो इन्होंने स्कूल खोली, फिर बायोलॉजी की इन्होंने कॉलेज खोली, फिर उसके बाद इन्हें फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी जाना लगा, जिसके अंदर इन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके डोरमेंसी का टाइम पीरियड जो है वो कम किया। फिर मॉर्फोलॉजी के अंदर इन्होंने ये योगदान दिया कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके अंदर प्लांट मॉर्फोलॉजी की स्टडी की जाती थी। फिर इन्होंने अपने 2 जर्नल्स जो है वो पब्लिश करवाए। फर्स्ट जर्नल था प्लांट मॉर्फोलॉजी और सेकंड था बॉटनी का। ये दोनों के दोनों जर्नल्स जो हैं वो प्लांट्स के बारे में जानने में लोगों को बहुत ज्यादा सहायक रहे। 1931 में इनको इंडियन सोसाइटी ऑफ साइंस का मेंबर बनाया गया और 1958 में इन्हें बीरबल साहनी मेडल से नवाजा गया। मतलब 1958 के अंदर इन्हें बीरबल साहनी मेडल मिला। किसके द्वारा? इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के द्वारा। इंडिया की जो बॉटनी से रिलेटेड सोसाइटीज हैं उसके द्वारा, उसके हेड के द्वारा इन्हें ये मेडल मिला। पंचान और फिर इनके स्टूडेंट्स ने, जो इनको इनकी डिवोटीज हैं, जो इनकी सारी स्टडीज को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो इन्होंने जब कोई न्यू स्पीशीज खोली तो बहुत सारी स्पीशीज का नाम जो है उन्होंने इनके नाम पे रखा। जैसे कि एक स्पीशीज है पंचानन जयपुरेंसिस। पंचानन जयपुरेंसिस मतलब ये स्पीशीज जो है वो जयपुर में पाई गई थी, इसलिए उसका नाम जो है इन्होंने इनके ऊपर रख दिया। और फिर 18 मई 1966 को इन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ ली। ये थी बायोग्राफी पंचानन माहेश्वरी की, जो इन्होंने 1904 से 1966 तक प्लांट की मॉर्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी को बहुत ज्यादा डेवलप हमारे इंडिया में किया और हमें बताया कि किस तरीके से इन दोनों की स्टडीज से हमें भी फायदा हो सकता है। जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हमारी सीड का डोरमेंसी टाइम कम हुआ। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप उठाया था। उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इनका बर्थडे है 7 अगस्त 1925 को कुंभकर्म नाम के जगह पर तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके पिताश्री M.K. संबल सुमन जो थे एक सर्जन थे जिन्होंने इनके अंदर देशभक्ति की प्रेरणा जगाई थी और इन्होंने इनका एग्जाम्पल दिया था महात्मा गांधी का कि तुम्हें महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलना है। यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी। और 11 साल की उम्र में जब इनके पिताजी की डेथ हो गई थी तो स्वामीनाथन जो है वो अपने अंकल डॉक्टर N.K. नारायण स्वामी के पास में रहे थे जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट थे। वहां पर रह के इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। स्कूल पूरी करने के बाद इनका मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के लिए जब इनके अंकल गए तब इन्होंने देखा कि बंगाल फेमाइन यानी बंगाल में जो भूखमरी हुई थी 1943 के अंदर, उस तरीके से किस तरीके से लोग सफर कर रहे थे। उनके पास खाने को अनाज नहीं था, किसी तरीके से ऐसे टेक्निक्स नहीं थी कि वो अनाज को जो है वो दूसरी जगह से कीड़ों से या फिर किसी भी चीज से बचा पाए।
तो इसका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और उनके पिताजी ने जो उन्हें सिखाया था कि गांधी जी की तरह देशभक्त बनो, तो उनको उसका इस तरीके से इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा कि उन्होंने मेडिकल फील्ड को छोड़कर एग्रीकल्चर फील्ड को चूज कर लिया। फिर उन्होंने मद्रास एग्रीकल्चर कॉलेज को ज्वाइन किया। मद्रास एग्रीकल्चर कॉलेज से उन्होंने डिग्री लेने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से की थी। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उन्होंने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट पे की थी कि किस तरीके से प्लांट ब्रीड करते हैं, किस तरीके के प्लांट्स की जेनेटिक्स होती है। फिर इसको करने के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, मतलब जिससे हम आईएएस बनते हैं। यूपीएससी के एग्जाम को देने के बाद वो आईपीएस सिलेक्ट हुए, लेकिन उनका इंटरेस्ट सिविल सर्विस में ना होकर एग्रीकल्चर साइंस फील्ड में इतना था कि उन्होंने इस राजस्थान इंडिया की टॉप मोस्ट पोस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया और यूनेस्को की फेलोशिप उन्होंने ज्वाइन कर ली। इस फेलोशिप के अंदर उन्हें पोटैटो जेनेटिक्स का रिसर्च करने को मिला था और ये उन्होंने कहाँ से किया था? वेजेंटन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ नेदरलैंड। यहाँ पर जो है इन्होंने पोटैटो की जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी की थी। इन्होंने आईएएस की जॉब छोड़ के आईपीएस की जॉब छोड़कर ये जॉब को चुना था क्योंकि इनके मन में ये चीज थी, क्योंकि इन्होंने फेमिनाइन लिखा था तो इनको ये लगा कि मेरी इंडिया को इस चीज की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर इन्होंने पीएचडी करी थी इंस्टीट्यूट ऑफ द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी हासिल की। इनका सब्जेक्ट क्या था? प्लांट ब्रीडिंग, किस तरीके से प्लांट की ब्रीडिंग की जाए। फिर उसके बाद इन्होंने यूएसडीए पोटैटो रिसर्च स्टेशन सेटअप करवाने में मदद की और ये कहा था? यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन जब इन्होंने ज्वाइन की तो इन्होंने यूएसडीए पोटैटो रिसर्च स्टेशन सेटअप करवाने में मदद की और यहीं पर उन्होंने एक फुल टाइम फैकल्टी के बेस पर वर्क किया और उसके बाद 1971 के अंदर इन्हें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी बनाया गया और 1972 के अंदर इन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का डायरेक्टर बनाया गया था। फिर जब उन्हें पता चला कि जब वो अपने काम से, मतलब जब वो विस्कॉन्सिन से इंडिया आए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है व्हीट में और बार्ले में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ये ग्रोथ जो है उन लोगों की ज़्यादा सही, इन प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा तरीके से सही नहीं हो पा रही है। ड्राफ्ट मटेरियल जब वो लाते थे तो भारत को क्या करना पड़ता था? बाहर के देशों से सीड्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, जिससे कि हमारे यहाँ पर यील्ड जो है वो बहुत कम हो रही थी। इनका प्रोडक्शन कम होने के कारण जो है हमारे भारत में इतना ज़्यादा खाना या भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया? नॉर्मन बॉरलॉग को इनवाइट किया। अब जब नॉर्मन बॉरलॉग जो है एक बहुत ही बड़े बॉटनिस्ट हैं, जब ये इंडिया के एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जब ये इंडिया के अंदर आए तब इनकी टेक्निक्स की मदद से उन्होंने ये सीखा कि किस तरीके से प्लांट्स को हम इस कंडीशन में डेवलप करवा सकते हैं। और इसके बाद जो है 1972 के अंदर नॉर्मन बॉरलॉग जो है वापस इंडिया आए थे, क्या देखकर? क्योंकि स्वामीनाथन ने जो है इस पे एक बहुत ही अच्छा वर्क किया था और उन्होंने अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो बनाई थी, मतलब वीट की ऐसी वैरायटीज बनाई थी जो कि किसी भी कंडीशन में या फिर एक पार्टिकुलर कंडीशन में ग्रो कर सकती है। और फिर उनके बाद उन्होंने क्या डेवलप किया? उसके मैनेजमेंट के बाद उन्होंने डेवलप किया था लिनसीड के अरुणा स्पीशीज बनाई थी। मिलेट यानी जो आपका बाजरा जवार होता है उसकी उन्होंने दोगली स्पीशीज बनाई और कॉटन की सुजाता स्पीशीज भी उन्होंने बनाई। फिर इससे क्या हुआ कि लोगों में ये बात फैली कि हम किस तरीके से सीड कल्टीवेशन करें। लोगों में इस तरीके के टेक्निक्स फैलने के बाद ये चीज हुई थी कि उन्होंने क्रॉप्स को बनाने के बजाय सीड का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा शुरू किया और ये जो सीड्स हैं उन्होंने दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी वगैरह की साइड में भिजवाए ताकि वहां पर जो है वो वीट की खेती अच्छे से हो पाए। फिर इसके बाद इनके इसी कामों की वजह से इन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड 1971 में दिया गया। इंदिरा गांधी जो हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर थी वो इनके काम से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने स्टैम्प पोस्टेज पे भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम छपवाया, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के उन्होंने स्टैम्प पोस्टेज स्टैम्प छपवाए।
फिर इन्हें 1967 में पद्मश्री से नवाजा गया, 1972 में इन्हें पद्म भूषण मिला और 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। इस तरीके से प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने इंडिया के अंदर हरित क्रांति का रिवॉल्यूशन किया, हरित क्रांति स्टार्ट की। और इसी बेस पे इन्होंने हमारे ऑल इंडिया में वीट, राइस, पोटैटो, इन सब के बहुत सारे क्रॉप्स उगाए। इसके ऐसी टेक्निक्स बताई जिस तरीके से हम जो है हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सके और इंडिया को जो है एग्रीकल्चर के लेवल पर ऊंचा ले जा सके। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने सीखा कि किस किस तरीके से किस किस साइंटिस्ट ने जो है हमारी फील्ड में, हमारे इंडिया में योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के डेवलपमेंट में। तो आज की क्लास यही खत्म होती है और इसी के साथ ही चैप्टर भी खत्म होता है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।